खोलेंगे राजस्थान में पर्यटन के नए द्वार की, जिसका शुभारंभ हो रहा है। कल तक जो कोटा आईआईटी मेडिकल की कोचिंग के लिए जाना जाता था, आज उसकी नई पहचान बन रही है। कोटा में चंबल रिवर फ्रंट बनकर तैयार हो चुका है। करीब 6 किलोमीटर में फैले इस रिवर फ्रंट से न सिर्फ पर्यटन उद्योग को पंख लगेंगे, बल्कि शहर की सैलाब की समस्या भी इससे दूर होगी। राज्य कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने आज चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। अद्भुत, अनुपम, अप्रतिम। कोटा का ये नया नवेला चंबल रिवर फ्रंट, जो अब कोटा शहर की नई पहचान बनने जा रहा है। 1400 करोड़ की लागत से बने इस रिवर फ्रंट में वो सब कुछ है जो आपका मन मोह लेगी। यहाँ वास्तुशिल्प की अद्भुत नजीर है, तो वसुधैव कुटुंबकम थीम पर तैयार हुए इस रिवर फ्रंट में 22 घाट हैं, जिनकी अपनी अलग अलग कहानी है। दुबई की तर्ज पर तैयार किया गया लीनियर फाउंटेन है, जहां हर शाम म्यूजिकल शो होगा। तो संगमरमर से बनी 242 फीट की मूर्ति, जिसके हाथों में रखे कलश से हर घंटे 7 लाख लीटर पानी गिरेगा। दावा है कि ये रिवर फ्रंट अकेले 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। करीब 5.5 किलोमीटर एरिया में फैले इस रिवर फ्रंट का एक हिस्सा यहां आने वाले टूरिस्ट पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंख से भी देख सकेंगे। जवाहर घाट पर दुनिया का सबसे बड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू का गन मेटल से बना मुखौटा लगाया गया है। दरअसल ये फेस मास्क 12 मीटर ऊंचा और 3 मीटर चौड़ा है। नेहरू जी ने ही कोटा बैराज का लोकार्पण किया था। इस फेस मास्क से रिवर फ्रंट का पश्चिमी छोर भी देखा जा सकेगा। नंदी घाट पर जोधपुर पत्थर से 1000 टन वजनी 15 फीट चौड़ी और 20 फीट ऊंची नंदी की प्रतिमा लगाई गई है। दावा है कि ये प्रतिमा एक सिंगल पत्थर पर बनाई गई है। ऊंचाई इतनी है कि नंदी की प्रतिमा दूर से ही दिखाई देती है। ब्रह्मा घाट पर सबसे बड़ी घंटी बनाई गई है। बताया जा रहा है कि इसकी आवाज 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। इस घंटे में अकेले 5 रिकॉर्ड, जॉइंट लेस चेन की कास्टिंग, नॉन फेरस की एक बार भी कास्टिंग, सबसे बड़ा घंटा होने का रिकॉर्ड, एक जगह पर 35 भट्टियां मेटल कास्टिंग के लिए होना, 250 टन वजनी मोल्डिंग बॉक्स पहली बार उपयोग में लिया गया। यानी कुल 6 रिकॉर्ड बनने का यहाँ दावा किया गया है। कोटा बैराज से नयापुरा पुलिया तक 2.75 किलोमीटर की लंबाई में चंबल नदी के दोनों किनारों पर चंबल रिवर फ्रंट को विकसित किया गया है। इस रिवर फ्रंट की कुल लंबाई 6 किलोमीटर है। कोटा घूमने आने वाले सैलानियों के लिए चंबल रिवर फ्रंट न सिर्फ घूमने का एक अच्छा डेस्टिनेशन होगा, बल्कि कोटा शहर के लिए बाढ़ से निजात दिलाने वाला फ्रंट भी साबित हुआ है। इस परियोजना के बनने से चंबल नदी के किनारे बसी सभी बस्तियां बाढ़ से मुक्त हो चुकी हैं। साथ ही साथ चंबल के शुद्धिकरण का भी पूरा इंतजाम किया गया है। देश दुनिया में कोटा का प्रमोशन करने के लिए यूआईटी ने दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को 1 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कल यानी 13 सितंबर को दीपिका और रणवीर कोटा पहुंचेंगे, रिवर फ्रंट पर घूमेंगे और शाम को कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही दीपिका रणवीर की आवाज भी सुनाई देगी और आपसे कहेगी, कोटा नहीं देखा तो क्या देखा। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते खास आरती। भोलेनाथ की इस आरती को एक ऐतिहासिक तालाब के बीच में किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में हुई ये आरती क्यों खास है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, ये सब कुछ जानने के लिए गुजरात से आई इन मनोहारी तस्वीरों को देखिए। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् महामृत्युंजय मंत्र से गूंजा बड़ोदरा का ऐतिहासिक तालाब। झील के बीचों बीच सोने से जड़े भोलेनाथ की आरती।
अमृता महाआरती में उमड़ा जन सैलाब। गुजरात के वडोदरा में ये महाआरती है सर्वेश्वर महादेव की। प्रभु हरि शिव ओंकारा। सूरसागर तालाब में बने एक मंच पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस महाआरती में अपनी खास तौर से भागीदारी दी। सदा शिव हरभांगी भरा। इस भव्य मौके पर चारों तरफ भोलेनाथ की मनोहारी छटा बिखरी नजर आई, जय शिव ओंकारा। जिसे देखने के लिए आस्थावानों की काफी भीड़ पहुंची। शहर के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक सूरसागर तालाब में स्थापित सोने से मणी हुई ये प्रतिष्ठित भगवान शिव की मूर्ति अपने आप में नायाब है। बताया जाता है कि शिव की ये स्वर्ण जड़ित प्रतिमा जहां 111 फीट ऊंची है, तो वहीं इसको बनाने में 12 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वहीं मूर्ति को बनाने में 17.5 किलो सोने का भी इस्तेमाल हुआ है। बात करें सूरसागर तालाब की तो ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि गायकवाड़ रियासत का केंद्र वडोदरा में इस तालाब का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ और इस तालाब को चांद तालाब के नाम से भी जाना गया है। सूरसागर के देवादिदेव महादेव की आराधना वैसे तो महाशिवरात्रि पर खास तौर से होती है, लेकिन हाल ही में संपन्न की गई भोलेनाथ की महाआरती की ये विहंगम तस्वीर बेहद भव्य दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। यूं तो पूरे देश में गणपति उत्सव मनाया जाता है, लेकिन मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में इस मौके पर भव्य आयोजन होते हैं। लिहाजा वहां इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस साल 19 सितंबर से शुरू होने वाला ये त्योहार 10 दिनों तक चलेगा। मुंबई में मूर्तियां तैयार हो रही हैं, पंडाल सजने लगे हैं। गणपति के स्वागत के लिए बप्पा के भक्त भी उत्सुक नजर आ रहे हैं। गणेश उत्सव को लेकर महाराष्ट्र में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गणपति बप्पा की मूर्तियां बनाने का काम तेजी से चल रहा है। कारीगर दिन रात मेहनत में जुटे हुए हैं। मुंबई में अलग अलग गणेश मंडलों की थीम के हिसाब से मूर्तियां बनाई जा रही हैं। गणपति बप्पा के आगमन की तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ गणपति मंडल है हजारों की संख्या में, जो अलग अलग तरीके से बप्पा के आगमन के लिए तैयारियां कर रहे हैं। पूरी मुंबई को लाइट और अलग अलग तरीके से सजाया जा रहा है। बड़े बड़े पंडाल अलग अलग थीम रख रहे हैं। वहीं जो कारखानों में मूर्तियां बनती हैं, वहां पर भी लगातार लोग पहुंच रहे हैं और मूर्तियां बन रही है। ये मूर्तियां तेजुकाया मंडल की हैं, जो इको फ्रेंडली हैं। पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेपर से ये मूर्तियां बनाई जा रही हैं। बीएमसी ने गणेश मंडलों से इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने की अपील भी की है। हालांकि तेजुकाया मंडल पहले से ही इको फ्रेंडली मूर्तियां ही बनवा रहा है। हम लोग के अभी मंडल को इस साल 57 ईयर्स हो गए। 4 साल पहले 2019 में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पूरा कागज का इको फ्रेंडली मूर्ति बनाया था। 22 फीट का मूर्ति था। वर्ल्ड में पहला इतना बड़ा कागज का मूर्ति हम लोगों ने बनाया। अभी उस साल से अभी 5 साल हम लोग एवरी ईयर कागज का मूर्ति बना रहे हैं और अभी बहुत सारे मंडल ने भी पर्यावरण पूरा कागज का मूर्ति बनाने के लिए चालू किया। मुंबई में इस साल अयोध्या के राम राज्य को दिखाने की भी तैयारी है। इसलिए गणपति की मूर्ति के अलावा परशुराम की मूर्ति के साथ ही अयोध्या का सेटअप भी तैयार किया जा रहा है। अभी क्या सब राम राज्य का चालू है, तो सभी को राम का ही ये ज्यादा ऑर्डर्स आने लगे। हम भी वैसे ही कर रहे हैं। उनकी डिमांड वही चल रही है राम जी के ऊपर। इस बार 19 सितंबर से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र में न सिर्फ गणपति के आगमन की बल्कि विसर्जन की तैयारियां भी हो रही हैं। कल्याण डोंबिवली में पहली बार विसर्जन के लिए फ्लोटिंग जेटी का इस्तेमाल होगा। डोंबिवली के गणेश विसर्जन घाट पर इसके जरिए 10 टन तक के वजन की मूर्तियों का विसर्जन किया जा सकेगा। अगले साल जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पूजा विधि, सामग्री और पूजा स्थल तय किया जाएगा। इस काम के लिए वाराणसी से वैदिक विद्वानों की एक टीम अयोध्या पहुंच चुकी है। इस टीम ने
इस टीम ने राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बन रहे मंदिर का दौरा किया। वाराणसी से आई विद्वान ब्राह्मण और ज्योतिषियों की टीम बताएगी कि पूजा कैसे होगी, क्या क्या चीजें इसमें इस्तेमाल होनी है और प्राण प्रतिष्ठा का विधि विधान क्या है। ये सब कुछ ये विद्वानों की टीम यहाँ पर आकर दौरा करेगी और बताएगी। प्राण प्रतिष्ठा पर क्या क्या विधि विधान होंगे, कौन कौन से धार्मिक पूजा पाठ होंगे, इसकी जितनी बारीक बातें देखी जा सकती हैं, बारीक बातों को देखकर निर्णय होगा। उन बारीक बातों को देखने के लिए कांची कामकोटी पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी ने बनारस से बहुत श्रेष्ठ विद्वानों को भेजा है। मैं उन्हीं के आदर सम्मान में यहाँ आया हूँ। हमारे बीच में बहुत ही वयोवृद्ध बैठे हैं गणेश्वर शास्त्री द्रविड़। काशी में ज्योतिष के क्षेत्र में वो एक पहचान है। आज वो स्वयं हर चीज को देखेंगे। उनके साथ उनकी पूरी टोली आई है। जो कम आयु के लोग हैं दौड़ भाग कर सकते हैं। कर्मकांड के क्षेत्र के विद्वान श्रद्धेय लक्ष्मीकांत जी, वो भी वृद्ध आदमी है, उन्होंने भी अपने सब शिष्यों को भेजा है। एक एक चीज देखकर आना और फिर परिस्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय करना। बीते कुछ दिनों से लोग भले ही उमस भरी गर्मी से परेशान थे, लेकिन 2 दिन से हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। लगातार बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन भारी बारिश से लखनऊ, बाराबंकी जैसे कई शहरों में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़कें पानी पानी, घरों में कैद हुए लोग, स्कूल कॉलेज बंद। कई दिनों बाद फिर से देश में बारिश का दौर शुरू हुआ। तस्वीरें और हालात कुछ ऐसे थे। लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानियां भी बढ़ा दी। मूसलाधार बारिश हुई तो सड़कों पर सैलाब बहने लगा। रिहायशी इलाके मूसलाधार बारिश के बाद टापू में तब्दील हो गए। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की हैं, जहां बारिश के बाद हालात कुछ ऐसे थे। बारिश इतनी हुई कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सीढ़ियों की मदद से बाहर निकालना पड़ा। आगे लाओ। आप तस्वीरें देखिए, किस तरह सीढ़ियों को जोड़कर लोगों को छतों पर ले जाया जा रहा है। आ जाओ। महिलाएं, बच्चे, पुरुष सबको एक एक कर महफूज जगह तक पहुंचाया गया। चलिए बच्चे बच जाइए। बारिश के बाद नाले में आए उफान की वजह से 8 लोग 2 दिन से घर में फंसे थे। बहुत अच्छा। अपराधियों को पकड़ने वाली पुलिस भी इस मामले में पीछे नहीं रही। बारिश के बाद हालात बिगड़े तो पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। यूपी पुलिस के साथ यूपी फायर सर्विसेज के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में बढ़ चढ़कर शामिल हुए। बाराबंकी की सड़कों का हाल जरा देखिए। सड़कों पर समंदर सा उमड़ आया है। घरों में बारिश का पानी घुस आया तो सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गईं। बाराबंकी शहर में 35 साल बाद ऐसी बारिश हुई है, तभी तो सड़कों पर एसडीआरएफ के जवानों को बोट लेकर उतरना पड़ा। बाराबंकी के निचले इलाके से बोट के जरिए एक एक कर सभी लोगों को निकाला गया। करीब 600 लोगों को इस तरह रेस्क्यू किया गया। सिर्फ बाराबंकी ही नहीं, उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में बारिश की वजह से हालात प्रभावित हुए। लखनऊ समेत कई इलाकों में जबरदस्त बारिश से हर तरफ पानी ही पानी दिखा। ये तस्वीरें मुरादाबाद की हैं, जहां लगातार बारिश के बाद रिहायशी इलाकों तक पानी पहुंच गया।
हालात को देखते हुए बोट की मदद से लोगों को निचले इलाकों से बाहर निकालना पड़ा। उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश पिछले लगभग 2 दिन से जारी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित लखनऊ और बाराबंकी ही हैं। हालांकि मौसम विभाग ने आज भी कुछ जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर, गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती में खास तौर से बारिश का रेड अलर्ट दिया है। वहीं कानपुर, उन्नाव, अयोध्या, शाहजहांपुर और अमेठी के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाराबंकी से रेहान मुस्तफा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चांद पर कदम रखने के बाद अब भारतीय वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई मापने की तैयारी की है। जल्दी स्वदेशी समुद्रयान समंदर की गहराइयों में छिपे खजाने की तलाश में उतरने वाला है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की इस मिशन पे करीब से निगाहें हैं। देखिए क्या कुछ खास है इस स्वदेशी समुद्रयान में। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है। देश के वैज्ञानिक नए नए कीर्तिमान रच रहे हैं। हाल ही में भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला दुनिया का पहला देश बना और इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद इसरो ने सूर्य की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है और अब अंतरिक्ष में उड़ान की बारी है समुद्र की गहराई तक जाने की। दरअसल भारत जल्द ही अपने समुद्रयान मिशन का ट्रायल शुरू करने जा रहा है। इस मिशन के तहत एक स्वदेशी सबमर्सिबल में 3 लोगों को बिठाकर समुद्र की गहराई में भेजा जाएगा। इस समुद्रयान का नाम मत्स्य 6000 रखा गया है। ये एक तरह का स्वदेशी सबमर्सिबल है जिसका वजन करीब 25 टन है और इसकी लंबाई 9 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर। इस समुद्रयान में 96 घंटों तक ऑक्सीजन का बैकअप रहता है। इस समुद्रयान को समुद्र तल से करीब 6000 मीटर गहराई तक ले जाया जा सकता है, जो समुद्र की गहराई में कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज जैसी धातुओं की खोज करेगा। So when we go to the depth of 6,000 meters, that is 6 kilometers inside deep. Correct. What is the change which you can feel here, despite all the protection? Here it will be completely atmospheric pressure, and there is no temperature. Temperature is here, it is insulated because outside temperature and our heat is there because of the components. वैज्ञानिकों की 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये समुद्रयान बनकर तैयार हुआ है। इसे 2024 के शुरुआती महीनों में ही बंगाल की खाड़ी में छोड़ा जाएगा, जो समुद्र की गहराई में छिपे रहस्य को बेपर्दा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू के IIT कैंपस में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का आयोजन किया गया, जिसमें सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे अत्याधुनिक ड्रोन, हथियारों और रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। देश भर के रक्षा उत्पाद बनाने वाली करीब 200 कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। सोमवार को शुरू हुआ यह आयोजन 3 दिनों तक चलेगा। इनमें इन हथियारों के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। खास बात यह है कि यहाँ प्रदर्शनी में लगे हथियार और रक्षा उपकरण स्वदेशी हैं। जम्मू के IIT कैंपस में प्रदर्शनी के लिए रखे गए ये स्वदेशी हथियार, ये रक्षा उपकरण सैनिक क्षेत्र में भारत के लगातार बढ़ते कदम की कहानी कह रहे हैं। यहाँ 3 दिनों तक चलने वाले नॉर्थ टेक सिंपोजियम में देश भर की करीब 200 कंपनियों ने अपने स्वदेशी हथियारों और रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई है, जो बताती है कि भारत सैनिक क्षेत्र में भी तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर 3 दिन तक हथियारों की प्रदर्शनी लगेगी और देश भर से जो डिफेंस इक्विपमेंट की जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, अपनी प्रदर्शनी लगाए हैं। एग्जीबिशन का आयोजन यहाँ पर हो रहा है और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनना होगा हर क्षेत्र में, और डिफेंस सेक्टर जो है एक अहम क्षेत्र है और इसमें भी आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। इसीलिए देश भर से उन कंपनियों को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि वो यहाँ पर प्रदर्शनी लगा सके अपने हथियारों की। और ये यहाँ पर जितने भी हथियार हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट है, ये 100% मेड इन इंडिया है। जम्मू में 3 दिनों तक चलने वाले इस रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी में खास है ये अनमैन्ड ऑल टेरेन व्हीकल, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जो रिमोट एरिया में 8 से 10 किलोमीटर तक की तस्वीर कैप्चर कर सकती है। ये दुर्गम से दुर्गम इलाकों में चाहे बर्फ हो, पानी हो या फिर रेत, तेजी से अपने मिशन को अंजाम देती है।
2 मोटर्स हैं, एक मोटर 2 टायर्स जो राइट वालों को ड्राइव करती है, एक मोटर लेफ्ट वाले ड्राइव करती है। ये उसी पोजीशन पे रोटेट कर सकती है। नाउ इसकी एप्लीकेशन 360 डिग्री में पूरा घूम एक ही पोजीशन पे टोटली 360 डिग्री रोटेट कर सकती है। नाउ रिमोट के जरिए ऑपरेट करती है। नाउ इसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, आप इसको रिमोट के साथ भी कर सकते हैं और ये इंटेलिजेंट एआई बेस्ड व्हीकल है जिसमें आप वे पॉइंट्स फीड कर सकते हैं और ये व्हीकल ऑटोमेटिकली उसी वे पॉइंट्स में जाएगी। नाउ इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं? फॉर बॉर्डर सर्वेलेंस वी कैन यूज इट इंस्टेड ऑफ फुट सोल्जर्स, इट कैन गिव ए टोटल बॉर्डर सर्वेलेंस और ये पिक्चर रिमोट अबाउट 8 से 10 किलोमीटर पीछे भेज सकती है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करेगा। 9 किलोमीटर की रेंज में आने वाले दुश्मन के किसी भी तरह के ड्रोन को कंट्रोल करने में सक्षम है। अभी हमने इसकी सिस्टम के अंदर जो पहले स्टैंड अलोन सिस्टम साइबर आरएफ के ऊपर था, हमने रडार को इंटीग्रेट किया है। इस रडार के जरिए कोई भी ड्रोन जो है 9-10 किलोमीटर की रेंज के अंदर जब भी आएगा उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली, उसका नियंत्रण भी ले सकते हैं। और जैसे वो और नजदीक आएगा, हमारा जो दूसरा जो आरएफ साइबर कंट्रोल सिस्टम है उसके जरिए हम जो है जब 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर आएगा उसको हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उस ड्रोन को हम जैसा चाहे उड़ा भी सकते, उसको हम कर सकते हैं, मतलब मार भी गिराया जाता, मार गिरा सकते हैं। उसमें क्या है, उसको हवा में स्थिर कर दीजिए, कंट्रोल करके आप शूट कर सकते हैं। भारतीय सेना के लिए खास तौर से बनाई गई ये अत्याधुनिक हेलमेट भी भारत में ही बनी है। कुल मिलाकर जम्मू में आयोजित इस नॉर्थ टेक सिंपोजियम में मेड इन इंडिया की भरपूर झलक देखने को मिल रही है। जम्मू से सुनील चिभट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एप्पल आज आईफोन 15 सीरीज लॉन्च करने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बार एप्पल 4 नए आईफोन्स लॉन्च करेगी जिसमें आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स या मैक्स अल्ट्रा हो सकता है। एप्पल कंपनी आज वंडरलस्ट में ग्लोबली आईफोन 15 लॉन्च करने जा रही है। एप्पल के आईफोन 15 सीरीज के तहत कंपनी के 4 नए आईफोन लॉन्च हो सकते हैं, जिनमें आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स या अल्ट्रा हो सकते हैं। एप्पल आईफोन के इस नए सीरीज के फीचर को लेकर जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक आईफोन 15 में 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले हो सकता है। इसके कैमरे में f1.6 अपर्चर वाला 48 मेगापिक्सल सोनी सेंसर होगा, साथ में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर जिसमें f2.4 अपर्चर होगा। डायनामिक आइसलैंड में मिलने वाला फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का बताया जा रहा है। सियान, लाइट ब्लू, ब्लैक, स्टारलाइट, येलो और कोरल पिंक कलर में हैंडसेट्स फोन में 6 GB रैम और 128 GB के शुरुआती वेरिएंट्स की बात कही जा रही है। इसके अलावा आईफोन 15 में बैटरी 3877 mAh की हो सकती है। यही नहीं, इसमें कंपनी इस बार USB-C चार्जिंग पोर्ट भी शामिल करने जा रही है। बॉक्स में ही USB-C to USB-C केबल होगा। आईफोन 15 का प्राइस $799 यानी करीब ₹65,000 से शुरू हो सकता है। आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस में फर्क सिर्फ डिस्प्ले का होने की उम्मीद है। आईफोन 15 प्लस में 6.7 इंच का डिस्प्ले और बैटरी 4912 mAh की होने की बात कही जा रही है। आईफोन 15 प्लस का प्राइस $899 यानी करीब ₹75,000 से शुरू हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी आईफोन 15 सीरीज के रियर पैनल में पिछली सीरीज आईफोन 14 के डिजाइन को ही रिपीट कर सकती है। हालांकि इस बार रियर पैनल में फ्रॉस्टेड ग्लास संभव है। इससे पहले इस ग्लास का इस्तेमाल कंपनी प्रो मॉडल्स में करती रही है। रेगुलर आईफोन 15 का फ्रेम एल्यूमिनियम का होने के साथ साइलेंट बटन लेफ्ट साइड में देखने को मिल सकता है। एप्पल आईफोन 15 सीरीज की लॉन्चिंग की खुशखबरी के साथ खबर ये भी है कि कंपनी आज होने वाले इवेंट में आईफोन 13 मिनी को डिसकंटिन्यू करने का ऐलान कर सकती है। मतलब एप्पल अपने इस पुराने आईफोन को हमेशा के लिए बंद कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां देखते हैं हम किसी महान व्यक्ति की कही बातें। देखते हैं आज का विचार। लिज ब्राउन ने कहा है कि हम में से बहुत लोग अपने सपनों को नहीं जी रहे हैं क्योंकि हम अपने डर को जी रहे हैं। उम्मीद करते खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।